Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you are watching JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो हम लोग ने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का टॉपिक, ठीक है, बायो का टॉपिक था, हमने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको क्या क्या करवाया था, पहले हम 2 मिनट का लेते हैं एक बार रिकैप और देन चलते हैं आगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एंड इस टाइप हम कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रेंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट वो होता है जो कम मात्रा में हमारी बॉडी को पर डे चाहिए, जिसको हम एमजी में रिप्रेजेंट करते हैं या एमजी में मेंशन करते हैं, वो होता है आपका माइक्रो। एंड देन मैंने आपको मैक्रो के लिए बताया, मैंने बोला मैक्रो वो होगा जो हम ग्राम्स में करेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ माइक्रो होगी, मैक्रो होगी, ये आप अभी देख के बता सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका दूसरा नाम शुगर होता है। ये हमें पर डे कम से कम 300 ग्राम चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा हुआ, अगर ग्राम्स में है तो ये मैक्रो होगा, मैक्रो न्यूट्रेंट होगा। उसके बाद मैंने बताया हमने पढ़ना है फैट के बारे में। फैट का दूसरा नाम लिपिड्स होता है, फैट का दूसरा नाम लिपिड्स होता है, जो हमें 80 ग्राम्स पर डे चाहिए। इट मीन्स ये भी कौन सी होगी, ये भी आपकी मैक्रो होगी। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। अडल्ट में कितनी चाहिए पर केजी के हिसाब से, चाइल्ड में और किस में चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बताया हम वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाइटामिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कैसा है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो एमजी में चाहिए, एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़ के ये क्या है, सारे माइक्रो है, और विटामिन सी आपकी मैक्रो है। फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल के साथ साथ वाटर के बारे में। तो यहाँ तक करने के बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करा था। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक हमें चाहिए होता है कार्बन, एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। क्या मेरा नाइट्रोजन कंपलसरी है इसको बनाने के लिए, क्या मेरा नाइट्रोजन ऐड करना कंपलसरी है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम नाइट्रोजन के बिना भी कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें 3 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं, डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2nOn। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ से कोई भी आप बना सकते हो। तो इसका कॉमन नेम क्या है, शुगर, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़ में मिठास होगी, मैंने बोला वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होगी। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एन कुछ भी होगा, पेंटोज, हेक्सोज, ट्राइयोज, ये सब आप खुद बना सकते हो पुट करके। रेशियो याद रखना। आगे फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हमारी बॉडी में एनर्जी फ्यूल का काम करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई क्या है, ये है आपकी ग्लूकोज। सबसे छोटा पार्ट है ग्लूकोज, इससे छोटा आप इसको नहीं तोड़ सकते। फिर मैंने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताया। सबसे पहले मैंने बताया मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब सिंगल, सेक्राइड का मतलब शुगर। तो इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, इसमें सिंगल शुगर होती है। फिर मैंने आपको बताया ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज क्या होता है, एक एक्सोज है, ग्लूकोज एक एक्सोज है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सोज है तो H6 होगा, C6H12O6। जैसे फॉर एग्जांपल क्या थी, ग्लूकोन डी पीते हो, आपको ग्लूकोन डी पीते हो ना, तो वही होता है। एक चीज़ और लिख लेना इसमें एक्स्ट्रा, ये होता है, ये इट इज़ फास्टेस्ट या क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, और ये सबसे फास्टेस्ट और क्विकेस्ट सोर्स होता है। एकदम से अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ये सबसे फास्ट होता है ग्लूकोज। फिर इसके बाद मैंने आपको फ्रक्टोज बताया। मैंने बताया सबसे मीठी शुगर जो नेचुरली होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। फ्रूट्स में मीठापन आता है फ्रक्टोज की वजह से। जितना ज़्यादा चीज़ मीठी होगी उसमें क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। और एक चीज़ मैंने बताई थी, बताइए अगर फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है तो ग्रेप्स में क्या होता होगा, तो ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया फंक्शन ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज का होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज का होता है कीटोन। ग्लूकोज के साथ साथ ग्लेक्टोज का भी एल्डिहाइड होता है। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, एल्डोहेक्सोज, जिसमें ग्लूकोज आएगा और ग्लेक्टोज आएगा। फिर इसको कीटोहेक्सोज क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि ये कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप से और कीटोन ग्रुप से बनती है फ्रक्टोज। फिर मैंने आपको ग्लेक्टोज के बारे में थोड़ा बताया और हमने क्लास को ख़त्म करा। हनी का मीठापन किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज। ये मैंने ग्रेप्स के लिए बता दिया, फिर ग्लेक्टोज के लिए बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड। तो ये क्या होता है,
आपको पता है कि सिंगल शुगर से जो बनती हैं वो मोनोसेक्राइड कहलाती हैं। अब 2 शुगर या 2 से लेके 10 शुगर ऐड करके जो भी आप बनाओगे नया शुगर, नया कार्बोहाइड्रेट, उसको मैं क्या बोलूँगा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक एक करके अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग दे लीजिए आप, सक्रोज। क्या? सक्रोज। तो सक्रोज क्या होता है? ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, लेकिन कैसा शुगर है? ये ओलिगोसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि सर ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 शुगर को मिला के बनाया गया है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सिंगल शुगर है, मोनोसेक्राइड। जब 2 से ज़्यादा मिलके कोई शुगर बनेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ये एक सिंगल शुगर, ये सिंगल, तो 2 शुगर बन गए, तो ये मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सक्रोज। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि सक्रोज कौन कौन सी शुगर से मिलके बना हुआ है। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं तब जाके याद होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लास में थोड़ी बहुत ही रिमाइंड चीज़ें करवा पाऊँ और याद भी करवा पाऊँ नई चीज़ें। चलिए, सक्रोज होता है सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर से मिलके बनता है। तो मुझे बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, अगर 2 शुगर से बना है, एक की C6 ले ली कार्बन, दूसरे की भी कार्बन 6, इसका मतलब C12 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, H24 होने की बजाय 22 होता है और ऑक्सीजन 11 होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर C6H12O6 जब 2 बार मिलेगा तो कार्बन 12 होंगे, इस हिसाब से हाइड्रोजन 24 होना चाहिए था और ऑक्सीजन 12 होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब केमिस्ट्री में 2, आपने पढ़ा होगा, जब 2 एलिमेंट मिलते हैं, बीच का बॉन्ड कॉमन एक बॉन्ड बन जाता है, इनका अलग अलग बॉन्ड मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए बीच में खत्म हो जाता है, जिसके बदले में यहाँ पे क्या निकलता है? एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला पूछे सक्रोज का तो यही होगा। कौन सा होगा? C12H22O11। तो ओलिगो में सारे फॉर्मूले यही होंगे जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ तो दिमाग में बिठा लो कि क्लास 4th का एग्ज़ाम आपने देख लिया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देख लिया, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कंटेंट थोड़ा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो जैसे लास्ट ईयर में आपने गलती करी, इस साल भी वही करोगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कंटेंट अच्छा है, अच्छे तरीके से ही पढ़ो, चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो। हम आपको बिल्कुल यादा नहीं करा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है और इतना ही कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी हमारे, अदरवाइज थोड़ा बहुत कंटेंट तो यूट्यूब पे फ्री में सारे ही दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है, ठीक है। उससे सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया आपको, सक्रोज का क्या होता है? C12H22O11। बस आपको ये याद रखना है कि 2 शुगर मिलकर ऐसा बनना चाहिए था, बट इसमें एक मॉलिक्यूल्स वाटर का बाहर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ये वही शुगर है जो आप घर पे खाते हो, इसके और भी क्या क्या नाम है, इसके और भी नाम क्या क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम बोला जाता है टेबल शुगर। आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है टेबल शुगर कौन सी है, टेबल शुगर कौन सी है। तो ऑप्शन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज सारे देगा, तो आपकी जो टेबल शुगर है वो कौन सी है? सक्रोज है। उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें फ्रक्टोज भी होता है, दोनों को मिला के बनाई जाती है सक्रोज। इसी का एक और नाम है, वो नाम है हाउस होल्ड शुगर। हाउस होल्ड शुगर, ठीक है। तो दूसरा नाम हो गया। इसका एक और नाम है, एक और नाम है, वो कौन सा नाम है वो भी आप लिख लीजिए। तीसरा नाम केन शुगर, और आपको पता है गन्ने से बनती है इसलिए इसको केन शुगर भी बोला गया। तो एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सके, इसको स्टार मार्क कर लो। हमारी सबसे जो बेस्ट पॉइंट है हमारे टीचरों का, वो आपको साथ साथ बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, वो आप उसको स्टार मार्क करके कॉपी में इसको हाईलाइट करके रख दोगे, ताकि कल को रिवाइज भी करना पड़े तो जल्दी में आप वो टॉपिक में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर पाओ, ठीक है। बाकी पढ़ना तो आपको सारा ही है। तो टेबल शुगर किसको बोला जाता है? सक्रोज को बोला जाता है। हाउस होल्ड शुगर किसको बोला जाता है? सक्रोज को बोला जाता है। केन शुगर किसको बोला जाता है? सक्रोज को बोला जाता है।
कभी कभी क्वेश्चन आता है टेबल साल्ट किसको बोला जाता है, टेबल साल्ट किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को, NaCl को। ठीक है, ये भी आप साथ में नोट करके लिख लेना, टेबल साल्ट किसको बोला जाता है, NaCl को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर पे लिख लीजिए लैक्टोज। कौन सी शुगर, लैक्टोज। तो पूरी साइंस में जब भी वर्ड आएगा लैक्ट, इसका मतलब हमेशा मिल्क से होगा। तो ये कौन सी शुगर है, ये है आपकी मिल्क शुगर। आपको बोला जाएगा मिल्क शुगर कौन सी है, तो उसका नाम है कौन सा, लैक्टोज। ये बनती कैसे है, ये बनती है ग्लूकोज को, जब आप ग्लूकोज को किससे मिलाते हो, ग्लैक्टोज से मिलाते हो। आपको पता दोनों कौन सी है, ये दोनों हेक्सोज की फॉर्म है, और कौन सी, एल्डो एक्सोज। तो बताया था मैंने कैसे। चलिए अब देखते हैं ये कहाँ मिलती है सर, मिल्क शुगर है। जैसे मिल्क आप कच्चा दूध पियोगे ना, आप थोड़ी थोड़ी मिठास आएगी, उसमें मीठा लगेगा थोड़ा, तो वो किसकी वजह से होता है, वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों उसमें होते हैं, जिससे मिलकर क्या बनती है, आपकी लैक्टोज बनती है। तो लैक्टोज को क्या बोला जाता है कि ये एक मिल्क शुगर है। कैसी शुगर है, मिल्क शुगर। तो चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, मुझे बताइए लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करिए, आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना है, तो इसका फॉर्मूला आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए अगला शुगर लिख लीजिए इसी का तीसरे नंबर पे, वो लिख लीजिए माल्टोज। क्या, माल्टोज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनता है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज दो शुगर मिलके बनता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, C12H22O11 प्लस H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये है आपका माल्टोज। ये माल्टोज आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका बॉइल्ड राइस वाटर, तो बॉइल्ड राइस वाटर में क्या होता है, आपका माल्टोज मिलेगा। तो आपको बेसिकली इसमें पॉइंट याद रखने वाले ये हैं कि सर माल्टोज किस किस से बना होता है, वो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। फिर लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क शुगर में मिलता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। फिर मैंने आपको बताया सक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेबल शुगर भी बोला जाता है, केन शुगर भी बोला जाता है, हाउस होल्ड शुगर भी बोला जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। जो चीनी आपकी मीठी होती है ना, जिसमें ज़्यादा मिठास होगी तो उसमें फ्रक्टोज तो होगा ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। तो पॉली का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा, और सेक्राइड का मतलब मैंने आपको बता दिया शुगर होता है। तो इसमें आपके मोर देन 10 शुगर मिलके जो शुगर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो होगा आपका 11, क्योंकि कम से कम 10 तक जो शुगर होंगे तो वो तो आपका ओलिगोसेकेराइड होगा, और 10 से ज़्यादा शुरू हो जाए उसके बाद अनलिमिटेड जहाँ तक भी जाएंगे वो सारे क्या होंगे, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लिख लीजिए इसका, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो ग्लूकोज होगा वो कितने टाइम होगा, वो n ग्रेटर देन 10 टाइम्स होगा। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए सेल्यूज के बारे में। ठीक है, ये कौन सा शुगर है, ये आपका पॉलीसेकेराइड है। सबसे पहले लिख लीजिए सेल्यूज। तो सेल्यूज क्या होता है, ठीक है, सेल्यूज क्या होता है, जो आपका जितने भी प्लांट सेल्स है उसकी सेल वाल इसी की बनी होती है। ये सेल वाल होती है। अब कुछ बच्चों इसकी नॉलेज नहीं होगी कि सेल वाल क्या होती है। सेल वाल ऑफ प्लांट सेल, वो किसकी बनी होती है, वो सेल्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो प्लांट की वाल सेल किसकी बनी होती है, सेल्यूज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। तो सेल वाल क्या होता है, जो आपका सेल होता है
उस सेल के बाहर एक जो हार्ड परत होगी, इसकी जो वॉल बनी होगी, दीवार बनी होगी, तो वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेल वॉल प्लांट्स की किसकी बनी होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसकी। देखो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, अगर मैं इसका पूछूं फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम ही पॉलीसेकेराइड है, तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने कार्बन आएंगे, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये सेल वॉल वाला क्वेश्चन तो जितनी बार हाईलाइट करना आप कर सकते हो, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है कि प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है। अब ये होता है आपका मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। तो नेचर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो कौन सा होता है? वो सेल्यूलोज होता है। वो कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। क्योंकि आपको पता है, आपके आगे पीछे सब्जियां वगैरह खाते हो, पेड़ पौधे सब में है ही प्लांट्स है। आप सब्जी खाते हो, कुछ भी खाते हो, उन सब में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है? क्या ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकती है? तो आप बोलेंगे ये डाइजेस्ट नहीं होता, इट इज नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन बॉडी। तो इसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो सर अगर नहीं कर सकती तो हम क्यों खाते हैं इसको? अगर हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो हम क्यों खाते हैं इसको? हम क्यों खाते हैं? क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो एक तरह का क्या है? वो फाइबर है, इसका नाम भी फाइबर होता है। तो फाइबर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? ये एज अ रफनेस की तरह काम करता है। मतलब जो जितना भी हमारी बॉडी में वेस्टेज मटेरियल होता है उसको ये अपने साथ चिपका देता है, और बाद में वो जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। जितना भी हमारा वेस्टेज निकलता है वो रफनेस होने की वजह से होता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कैसा करते हैं? क्योंकि ये हमारा जितना वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होगा, उनको अपने साथ मिला लेता है, बाद में वेस्टेज के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसलिए इसका काम हमारी बॉडी में जरूरी कैसे होता है? डाइजेस्ट होने के लिए। अब इसके यूजेस लिख लेते हैं, थोड़े से आप लिख लीजिए, मैं लिख दिए पहले ही, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहला इसका यूजेस क्या होगा? पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। कहाँ पे होगा? पेपर इंडस्ट्री में। क्योंकि पेपर में आपको पता है जो भी पेपर वगैरह बनते हैं वो लकड़ी से बनते हैं, और लकड़ी का सेल वॉल किसका बना होता है? तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो उसी से आपके क्या बनते हैं? पेपर बनते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में। तो आपको पता है सूती कपड़े वगैरह जो भी बनते हैं तो वो भी इसी से बनते हैं। सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है लकड़ी की। उसके बाद आपका फार्मा इंडस्ट्री में होते हैं। अच्छा मुझे बताइए फार्मा इंडस्ट्री में इसका क्या काम होगा? दवाइयाँ बनाने में ये कैसे काम आते हैं? तो आपको पता है कि इसमें फाइबर होता है। फाइबर हमारा क्या काम करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। तो इसी के रिलेटेड आपकी यहाँ से दवाइयाँ बनती हैं। आर्टिफिशियल फाइबर के लिए भी ये यूज़ होता है। रेयॉन का नाम सुना होगा आपने, जिसके कपड़े बनते हैं, तो ये इसमें भी यूज़ किया जाता है। तो सेल्यूलोज बेसिकली क्वेश्चन हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया कि प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला लिख लीजिए अब। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? इफ़ यू थिंक अबाउट डैट कि सर ने अभी क्वेश्चन पूछा तो आंसर स्टार्च ही होगा, देन आप गलत सोच रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। आपने बचपन से सुना होगा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। वो कैसे बनाते हैं? बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लिख लो कहाँ से लेते हैं? वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वो एनवायरनमेंट से। प्लस पानी लेते हैं, वो कहाँ से? अर्थ से पानी लेते हैं। उसके बाद जब सनलाइट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल,
प्लस क्लोरोफिल। जब सनलाइट होती है और क्लोरोफिल होती है आपकी हवा में, तो उसकी मदद से ये अपना खाना बनाते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं। और प्लस आपको देते हैं ऑक्सीजन, क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन 6 है, यहाँ पे कितने, 1 दिख रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई तो 6 कार्बन हो गए। अच्छा, आपके हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ से 12 है, तो 6 से कर दो, 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएंगे, हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचे, वो यहाँ से आ जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको भी पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये उनका तरीका होता है किस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन अपने आप बनाते हैं। इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, आपके एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहे। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है, प्लांट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, प्लस हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो समझ आ गई कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। पॉइंट नोट डाउन करके ले लेना कि प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, फूड, वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स अपना खाना स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, अपना खाना स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं। खाना बनाना और उसको स्टोर करके रखना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो खाना बनाते टाइम तो ग्लूकोज में बनता है, और जब वो स्टोर करके रखता है तब वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब स्टार्च की फॉर्म में जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप लोगों को पूछा जाए, आप लोग बीट खाते हो, आप लोग राइस खाते हो, आप लोग मेज़ खाते हो, आप लोग पोटैटो खाते हो, तो ये सारे क्या हैं, ये तो प्लांट्स फूड हैं, ये सारे प्लांट्स फूड हैं। अगर प्लांट्स फूड हैं तो इन सब में क्या होगा, इन सब में उसने अपना खाना स्टोर किया होगा स्टार्च की फॉर्म में। इट मीन्स कि जो भी आप खाते हो उन सब में स्टार्च होता है, जो भी आप खाते हो उन सब में स्टार्च होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं एक सिंपल वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मोस्ट एडिबल का मतलब होता है जो चीज़ खाने लायक हो, एडिबल हो। जैसे आपने सुना होगा एडिबल ऑयल, जो खाने लायक तेल होगा। तो मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं वो प्लांट्स से खाते हैं, है ना, प्लांट्स फूड खाते हैं। तो प्लांट्स फूड में होता ही स्टार्च है, वो अपना खाना ही स्टोर स्टार्च में करके रखती हैं। इसका मतलब जो भी खाते हैं उस सब में स्टार्च होता होगा। तो आपको पूछा जाएगा व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, जितना भी प्लांट्स फूड्स खाते हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। इसलिए आपको बोला जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो, तो वो होगा आंसर स्टार्च खाते हैं। मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हम लिखते हैं गाइस, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए आप काइटिन। क्या लिख लीजिए, काइटिन। अब काइटिन कहाँ होती है, काइटिन इससे क्या बनता है, ये कौन से प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स है। आप देखते होंगे अपर लेयर ऑफ, छोटा सा पॉइंट लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपर लेयर ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी आपके इंसेक्ट जैसे मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है, कॉकरोच हो गया, जो भी होते हैं सारे, इन सब की जो अपर लेयर होती है, तो वो देखना आप एक काले से कलर की ऐसे प्लास्टिक की तरह लगती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। अपर लेयर ऑफ इंसेक्ट्स मेड अप ऑफ, लिख सकते हो आप, मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो मच्छर की अपर लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, तो आंसर होगा काइटिन। किसका होगा, काइटिन। ठीक है, काइटिन। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी आपको बात और बताता हूँ मैं। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग देखते होंगे
जो आपका फंगस होता है, फंगस क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो विदाउट सनलाइट, विदाउट सनलाइट प्लस मॉइस्चर, जहाँ पे जो बिना सनलाइट और मॉइस्चर वाली जगह में उठते हैं, विदाउट सनलाइट बट मॉइस्चर होना चाहिए, सनलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर नहीं, सनलाइट ना भी हो और मॉइस्चर हो, नमी वाली जगह पे जो चीज़ें उगती हैं उन सबको बोलते हैं फंगस। और ये फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? जैसे मैं बोलता हूँ मशरूम, आप मशरूम की सब्जी खाते हो ना, तो मशरूम क्या होता है? ये कहाँ उगते हैं आपको पता होगा, नमी वाली जगह पे उगते हैं। तो मशरूम की मैं बोलूँ सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की। आपको पूछे फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपकी प्लांट्स की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी? वो बनी थी सेल्यूलोज से। और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? ये भी बनी हुई है, ये काइटिन की बनी हुई है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ पॉइंट जो बच जाते हैं वो आपको मैं एमसीक्यूज में भी कवर अप करूंगा, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो फैक्चुअल पॉइंट होते हैं वो अगर आप आगे पीछे से देखोगे, आपको लग रहा है कि उसको ऐड कर दो कमेंट सेक्शन में, बच्चों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ा पता चल जाए। तो अगर आप हर एक चीज़ ऐसे पढ़ने लगे तो ऐसे तो एक टॉपिक के लाखों क्वेश्चन बनेंगे, तो वो लाखों क्वेश्चन थोड़ी आपको करवा सकते हैं। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मोर देन सफिशिएंट है, कितना रेलिवेंट है, वो मैं सब कुछ करवाऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। और इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चुपचाप बस पढ़िए ईमानदारी से, जो हम करवा रहे हैं उसको मेहनत से करिए, ठीक है। तो मशरूम की सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना हमें। नेक्स्ट नंबर पे चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथे नंबर पे लिख लीजिए, फोर्थ पे ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? ये तो एक पॉलीसैकेराइड तो है ही है। इसको एक और बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोला जाता है? एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पूछा जाए स्टार्च कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि स्टार्च प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं उसकी फॉर्म में। ये एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स है, क्यों? क्योंकि जो स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज का फॉर्म होता है वो कैसा होता है? ग्लाइकोजन होता है। किसमें? इन एनिमल। तो एनिमल इंक्लूडिंग आप ह्यूमन को भी डाल सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ग्लाइकोजन आपका एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स है, और एनिमल में हम भी आते हैं। तो ये अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? अपना जो कार्बोहाइड्रेट वो किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ह्यूमन बॉडी में भी कहाँ स्टोर होता है? आपको पूछा जाएगा ग्लाइकोजन जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में कौन स्टोर करके रखता है? जब हमारी बॉडी को जैसे कुछ खाते हो, उसकी ग्लूकोज की जरूरत है वो पूरी हो जाती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको वो स्टोर कर लेता है, और जब इमरजेंसी होती है, ग्लूकोज कम पड़ता है, तब लीवर उसको निकालता है। तो ये कौन रखता है इसको स्टोर करके? लीवर रखता है। लीवर स्टोर करता है इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर क्या करता है? स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी में। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आपकी ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को कौन स्टोर करता है और किस फॉर्म में करता है? आप बोलोगे वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और कौन करता है? वो लीवर करता है। चलिए 5वें नंबर पे लिख लीजिए, फिर मैं क्लास को खत्म करता हूँ। हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन क्या होता है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम होता है एंटी क्लॉटिंग करना। क्या काम होता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है ये, और ये खून का थक्का नहीं जमने देता। आपकी बॉडी में विटामिन के का क्या काम होता है? ये आपकी बॉडी में क्या करता है? ये क्लॉटिंग का काम करता है, आपकी बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है। एक और होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स होते हैं ब्लड के, वो क्या काम करते हैं? ये भी आपकी क्लॉटिंग का काम करते हैं। विटामिन के भी क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। लेकिन ब्लड क्लॉट ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग जैसे आपका दिमाग में कभी कभी क्या होता है आदमी की,
नस ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से होती है वो, क्योंकि ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है एकदम से, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका खून चलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि हेपेरिन एक पॉलीसेकेराइड है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, ये खून को जमने नहीं देता है हमारी बॉडी में, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है कि खून कितना जमना चाहिए कितना नहीं। ये भी हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है, ये भी हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री, शुगर फ्री के बारे में, जो आप डायबिटीज़ के पेशेंट को खिलाते हो। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ों को रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, सो एज आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाओ और किसी को समझा भी सको, ठीक है। बाकी नोट्स तो खैर क्या ही दूं आपको, ये जिस भी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो वाइट पेज पे नोट्स बनाए, साथ साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मेरे को सेंड कर दे, ठीक है, ताकि हम बाकी बच्चों को वही नोट्स प्रोवाइड कर दें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नोट्स खुद के बनाए वो बेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इनको नोट चाहिए होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं नोट्स नहीं बना सकते, उनके लिए हम बोलते हैं कि आप कोई भी बच्चे इसकी हैंड राइटिंग अच्छी जिसको लगता है वो अच्छे से पेन के साथ अलग अलग कलर के साथ नोट्स, जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ ऐसे ही उसको नोट डाउन करे और मुझे नोट्स सेंड करते हैं, ताकि मैं भी वो पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जिसमें मैंने ल्यूकोसेक्राइड करवाया, पॉलीसेक्राइड करवाया। अब हम थोड़ा सा आगे करके पढ़ने के बाद प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका मिनरल्स होगा थोड़ा सा और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली रिलेशन के साथ, कहीं भी जो भी लोग पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, जिसको भी जॉब्स लेनी है, जिसकी आप केयर करते हो, उन सबको ये चीज़ शेयर करो कि यहाँ से पढ़े, ताकि उन लोगों को भी आगे पीछे भटकने से बेटर है कि कोई अच्छा कंटेंट मिले और उनकी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बाकी हम आपको सिलेबस अच्छे से ख़त्म भी करवाएंगे और चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे भी, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल लेवल का होगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।